नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे पिछले सेशन से जहाँ पे एंड किया था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा GS4 इथिक्स का है जो कि दृष्टि IAS के क्लास नोट्स हैं। ठीक है, इसके 70 वीडियोस हैं विकास सर के। आप अगर देखना चाहेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दों पर हमने यहाँ पे अगले पिछले टॉपिक में छोड़ा था, उसी का हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी इथिकल इशूज़ इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे कौन कौन से होते हैं उनको एक बार हम यहाँ पे संक्षेप में जो है पावर पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला है परिचय हम देखेंगे, दूसरे के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंधित जो प्रमुख विचारधाराएं हैं उनको समझेंगे। इसके आगे हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मुद्दे से जुड़े मुद्दे देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार क्या होने चाहिए। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का क्या महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का सही दृष्टिकोण क्या है, इन सभी को देखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। आइए परिचय बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता व्यवहारिक नीति शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के आलोक में दो देशों के मध्य संबंधों का अवलोकन करते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता में नैतिक सिद्धांत, मूल्यों का प्रयोग व निर्धारण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त किसी देश और उसके नागरिकों का अन्य देश उसके नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा वैश्विक समुदायों के प्रति क्या नैतिक उत्तरदायित्व बनता है, यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की विषय वस्तु है। ठीक है, यानी एक देश का दूसरे देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व बनता है, यही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता वर्तमान विश्व में विभिन्न रूपों में नजर आती है। जैसे अगर किसी राष्ट्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन व मानवीय नरसंहार हो रहा हो तो संपूर्ण विश्व में उस देश के विरुद्ध आवाज़ उठने लगती है। हाल ही में इंडोनेशिया में आई सुनामी के पश्चात इंडोनेशिया में नागरिकों के समक्ष विभिन्न कठिनाइयाँ, आधारभूत संरचना व संसाधनों की क्षति पहुँची। तत्पश्चात विभिन्न देशों द्वारा इंडोनेशिया में क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए सहयोग किया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की भयावहता से निपटने के लिए विश्व के कई देशों के नेताओं एवं प्रतिनिधियों ने मिलकर 2015 में पेरिस में एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने पर सहमति बनी थी। वहीं 3 वर्षों पश्चात पोलैंड के कातोवित्सा में उक्त समझौते को धरातल पर लागू करने हेतु नियमावली एवं दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया, जो संपूर्ण मानव जाति के साथ ही पृथ्वी के दीर्घकाल अस्तित्व के लिए जरूरी था। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के साथ ही पर्यावरणीय रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दृष्टिगोचर होती है। संपूर्ण पृथ्वी के लिए जो नैतिक शुभ है उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब विभिन्न देश उसके पक्ष में मिलकर निर्णय ले। सभी देशों के आपसी सहयोग के बिना नैतिक शुभ तो हासिल करना कठिन है ही, युद्धों, आतंकवादी घटनाओं तथा कई अन्य स्थितियों में भयानक नैतिक अशुभ भी पैदा हो सकता है। दरअसल आजकल अधिकांश समस्याएं अपनी प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय हैं, जबकि राष्ट्रीय सरकारों की संप्रभुता अब तक ही है। इन समस्याओं का समाधान नैतिक शुभ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ऐसी कुछ समस्याएं जिनमें नैतिक शुभ की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है निम्नलिखित है। पहला, बिहार की बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल के सहयोग की आवश्यकता है। वहीं पाकिस्तानी सरकार का सहयोग चाहिए ताकि आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र वहां न चल सके। इसके साथ ही प्रत्येक आतंकवादी संगठन को किसी न किसी देश से सहायता प्राप्त होती है, या तो सरकार से या अन्य संगठनों से। इसे वहां की सरकार ही रोक सकती है। इसके कुछ उदाहरण है ISI के सहयोग से खालिस्तान व कश्मीर में आतंकवाद, नक्सलवाद में चीन व नेपाल से सहयोग। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े कुछ आधारभूत प्रश्नों की, यानी सम फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स की बात करें। पहला, क्या राष्ट्र का अस्तित्व नैतिक है? दूसरा, क्या किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के घरेलू मामले में दखल देना चाहिए या संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए? यदि वह देश मानव अधिकारों का उल्लंघन करे और दूसरे देश के साथ रणनीतिक संबंध भी हो तो क्या करना चाहिए? क्या किसी देश को किसी भी स्थिति में किसी अन्य देश से युद्ध करने का अधिकार है? अगर हाँ,
तो किन परिस्थितियों में युद्ध को नैतिक माना जा सकता है। इसके साथ में क्या किसी देश पर यह नैतिक बाध्यता है कि वह किसी दूसरे देश से राजनयिक संबंध बनाकर ही रखे। किन परिस्थितियों में उसे संबंध तोड़ने का नैतिक अधिकार मिल जाता है। वहीं क्या परमाणु युद्ध करना किन स्थितियों में नैतिक हो सकता है और रासायनिक व जैविक हथियारों का प्रयोग नैतिक है या अनैतिक। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रमुख विचारधारा यानी मेन आइडियोलॉजीज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला है यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इसके समर्थकों का मानना है कि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए और किसी बात पर नहीं। नैतिकता, कानून, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी मुद्दे निरर्थक है। देखने की बात सिर्फ यह है कि उस संबंध से हमारी ताकत बढ़ती है या नहीं। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अराजकता यानी एनार्की की स्थिति है। जो जिस भी तरीके से शक्ति प्राप्त कर सकता है उसे ऐसा करने का पूरा हक है। वहीं बात करें तो प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ अपने अस्तित्व के संघर्ष में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे वही करना चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है, न कि वह जो कि उसके लिए नैतिक या आदर्श है। नैतिकता सिर्फ एक विलासिता है जिसे शायद ही कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयुक्त कर सकता है। फासीवाद व स्वेच्छातंत्रवाद कुछ अर्थों में इस विचारधारा के नज़दीक है। बात करते हैं आदर्शवाद की यानी आइडियलिज्म की, तो यह विचारधारा राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करती किंतु उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं को महत्वपूर्ण मानती है। सभी देशों के समान हित होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि सभी देश मिलजुल कर उन्हें बढ़ाने में सहमत हो। एक अच्छे विश्व में युद्ध, आतंकवाद जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सभी देशों को प्रयास करना चाहिए। गांधीवाद व नेहरू का समाजवाद इस विचारधारा के नज़दीक है। वहीं बात करते हैं विश्व नगरवाद यानी पॉलिटेनिज्म की बात करते हैं। कॉस्मोपॉलिटेनिज्म की बात करते हैं तो यह भूमंडलीकरण के साथ उभरने वाली विचारधारा है। इसके अनुसार अब प्रत्येक देश में विविध देशों के नागरिक रहते हैं, इसलिए किसी भी सरकार का कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता ही है। सरकार को कोई भी निर्णय लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग उसे स्वीकार कर सके और उसके सांस्कृतिक अधिकारों का दमन न हो। वहीं जीवन दृष्टिकोण की समानता की बात करें यानी इक्वलिटी ऑफ लाइफ अप्रोचेस की बात करें तो इस विचारधारा के समर्थक विश्व के सभी नागरिकों को पूरी तरह बराबर मानते हैं। वे अपने देश के नागरिकों को अन्य देशों की तुलना में वरीयता भी नहीं देते। ये प्रायः राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और किसी भी देश में हो रहे शोषण और दमन के विरुद्ध समान स्तर पर प्रतिक्रिया दर्ज कराते हैं। मार्क्सवाद इस विचारधारा के काफ़ी नज़दीक है। आइए मार्क्सवाद की बात करते नहीं, मार्क्सिज्म की। राष्ट्रवाद निरर्थक विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रीय ही सही विचारधारा है। इसका मानना है क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, निरर्थक विचारधारा है, जबकि अंतर्राष्ट्रवाद ही क्या है, सही विचारधारा है। दूसरा, मूल संघर्ष गरीबों और अमीरों का है। राष्ट्रवाद तो सिर्फ उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब तक राष्ट्रीय ढांचे समाप्त न हो तब तक गरीब देशों को मिलकर अमीर देशों से अपने हक मांगने चाहिए। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य पूंजीपतियों वाले देशों का तीव्र विरोध करती है। वहीं ये बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा की यानी गांधीज्म। पहला है अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति व्यक्ति तथा व्यक्ति राष्ट्र के बीच ही नहीं, दो राष्ट्रों के बीच भी संभव है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में युद्ध सदैव अनैतिक है। गांधी जी न्यायपूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध के विभेद को नहीं मानते थे। युद्ध अपने मूल स्वरूप में ही अन्यायपूर्ण है। कोई भी उद्देश्य युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता क्योंकि साध्य से साधन की पवित्रता निर्धारित नहीं होती और युद्ध सदैव एक अनैतिक साधन है। वैश्विक शांति के लिए गांधी ने अंतर्राष्ट्रवाद, वैश्विक सरकार तथा निःशस्त्रीकरण पर बल दिया है। गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की पहली आवश्यकता है और दोनों एक साथ चल सकते हैं। बात करते हैं फासीवाद की यानी फासिज्म की।
देखिए, कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थन करता है फासीवाद, और राष्ट्रवाद आमतौर पर किसी नस्ल या धर्म या भाषा पर आधारित होता है। साथ ही में राष्ट्र के भीतर अन्य धर्मों या नस्लों के लोगों के प्रति क्रूरता की भावना होती है, और अपने धर्म या समुदाय का व्यक्ति दूसरे देश में हो तो भी उसके प्रति विशेष प्रतिबद्धता होती है। बात करते हैं स्वेच्छातंत्रवादी यानी लिबर्टेनिज्म की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल आर्थिक आधारों पर तय होते हैं, बाकी आधार निरर्थक है। लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वेच्छातंत्रवाद दूसरा क्या है? अपने आर्थिक हितों के अनुसार सभी देश एक दूसरे से समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह सारी प्रक्रिया मुक्त बाजार के अनुसार होनी चाहिए। वहीं अन्य कोई नैतिक अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार नहीं है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुद्दों की यानी इशू इन इंटरनेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो विश्व की साझी संपत्ति का प्रबंधन एवं विनियमन। पहला है उच्च सागर यानी हाई सी या मुक्त सागर। यह देशों की समुद्री सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का क्षेत्र है, परंतु कुछ देश अब इस पर अपना दावा जताने लगे हैं जो अनक्लॉज का उल्लंघन करते हैं, UNCLOS। दूसरा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार यह केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए खुला है तथा कोई भी देश इस पर अपना दावा नहीं जताएगा। इस महाद्वीपों के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की भी मनाही है, परंतु कुछ देश अंटार्कटिका पर अपने क्षेत्रीय दावे कर रहे हैं। बात करते हैं अंतरिक्ष की। वर्तमान में सभी देश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहे हैं, किंतु अधिकांश राष्ट्रों के पास अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की प्रक्षेपित करने की क्षमता विद्यमान नहीं है। तो वहीं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संपन्न राष्ट्रों द्वारा अत्यधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण के कारण अंतरिक्ष प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नागरिकों एवं राष्ट्र के उत्थान के साथ ही अंतरिक्ष कूटनीति का भी माध्यम बन चुकी है। बात करते हैं पर्यावरणीय संकट की यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस की। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन्होंने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह उठता है कि समस्या का जिम्मेदार किसे माना जाए। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के समय कुछ राष्ट्रों ने संसाधनों का भोगवादी एवं अनियंत्रित दृष्टि से दोहन किया। फलतः इन राष्ट्रों का यह नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने पर्यावरणीय दायित्वों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदाराना दृष्टिकोण अपनाए। किंतु वर्तमान में विकसित राष्ट्र मसलन अमेरिका अपने पर्यावरणीय संबंधी दायित्वों से विमुख होते हुए पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कई द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री जलस्तर से डूबने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय संकट से बचाव व जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दा है। बात करते हैं विकास बनाम पर्यावरण की यानी इन्वायरमेंट एंड वर्सेस डेवलपमेंट की। तो विकास बनाम पर्यावरण वर्तमान समय का सबसे अधिक ज्वलंत विवाद का मुद्दा है। विकासशील राष्ट्र औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकसित राष्ट्र अपनी पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। इन सभी गतिविधियों का सम्मिलित परिणाम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के रूप में सामने आ रहा है। बात करें तो मनुष्य को स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण की आवश्यकता है, तो वहीं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और मनुष्य के जीवन को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए विकास भी जरूरी है। बात करते हैं निशस्त्रीकरण की यानी डिसआर्मामेंट की बात करते हैं डिसआर्मामेंट की। तो इस पर सबसे अधिक जोर उन देशों का है जिनके पास सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं। इसमें प्रमुख नैतिक मुद्दे हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय समानता का उल्लंघन। अगर अमेरिका व भारत को हक है कि परमाणु हथियार रख सके तो ईरान व उत्तर कोरिया को क्यों नहीं। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे मामलों में जिम्मेदार हैं उनकी स्वायत्तता संदिग्ध है, वे विकसित देशों के अधीन काम करती प्रतीत होती हैं। अगला हमारा मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट। पहला है कई देश अपने कुछ समुदायों के साथ उत्पीड़न का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे चीन तिब्बत में और पाकिस्तान सिंध में। क्या ऐसे में बाकी देशों को चुप रहना चाहिए?
दूसरा, कुछ देशों में अभी भी राजतंत्र या तानाशाही है और ऐसे राज्य लोकतंत्र की मांग करने वाली जनता पर दमन की कार्यवाही करते हैं। जैसे चीन में 1989 में थियनमेन चौक पर प्रजातंत्र समर्थक छात्रों को टैंकों से कुचल दिया गया। ऐसे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? ये संबंध अपने हितों पर आधारित होने चाहिए या नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए? वहीं कुछ गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO देशों के मानवाधिकार उल्लंघन को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जबकि ऐसा देखा जाता है कि उनका निधियन किसी अन्य देश की सरकार या संस्थाएं कर रही हैं। उनका प्रयास होता है कि सरकार व जनता के बीच अविश्वास का माहौल बना दिया जाए। उदाहरण जो है, कुडनकुलम विरोधी आंदोलन को विदेशों से धन प्राप्त हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कदम होना चाहिए? बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। पहला, विकसित देशों के पास अत्यधिक पेटेंट है जिसके कारण गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। क्या विकसित देशों को अपनी ओर से कुछ क्षेत्र जैसे दवाइयों में ढील नहीं देनी चाहिए? दूसरा, कई विकासशील देश कॉपीराइट तथा पेटेंट नियमों का उल्लंघन होने देते हैं क्योंकि इसी तरह से वे निम्न वर्गों को सुविधाएं प्रदान कर पाते हैं। प्रश्न है कि यह नैतिक है या अनैतिक? अगर नैतिक है तो मानना होगा कि गैर कानूनी कार्य भी नैतिक हो सकता है। अगला है व्यापार संबंधी समझौते यानी ट्रेड एग्रीमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों की मांग है कि उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए और दोहा दौर की चर्चाएं अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। नैतिक प्रश्न यह है कि क्या विकासशील देशों को विशेष संरक्षण की मांग करने का कोई नैतिक अधिकार है, क्योंकि अगर उनके कम विकसित होने में विकसित देशों की कोई भूमिका नहीं है तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए विकसित देशों को जिम्मेदारी क्यों उठानी चाहिए? वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार की यानी पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या क्या आधार हैं? पहला है शक्ति, शांति और सुरक्षा। ये 3 आधार हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपना जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो वहीं जीवन में आगे बढ़ने के क्रम में विभिन्न व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता जाता है। हालांकि यह संबंध भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार निर्धारित करता है तथा समय के अनुसार इन संबंधों में भी परिवर्तन होता है। उपर्युक्त वक्तव्य के संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का विश्लेषण कर सकते हैं। वैश्वीकरण उदारीकरण के इस दौर में प्रत्येक देश अपनी ज़रूरतों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तथा एक देश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव अन्य देशों पर भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है। वहीं बात करें तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार ज़रूरतों को पूरा करना, भावनात्मक व आर्थिक सहयोग इत्यादि हो सकते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार शक्ति, शांति एवं सुरक्षा माने जाते हैं। दरअसल लंबे समय तक सैन्य शक्ति संबंधों का मुख्य आधार मानी जाती थी। सैन्य शक्ति के माध्यम से राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जैसा कि अमेरिका ने विश्व के कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे जापान, दक्षिण कोरिया ले रखी है। इस कारण अमेरिका का इन देशों से संबंधों में प्रगाढ़ता है। इसके अतिरिक्त सैन्य शक्ति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरंतर कम होता जा रहा है, जबकि नैतिक शक्ति और मृदु परिवार अर्थात सॉफ्ट पावर का महत्व बढ़ता जा रहा है। बात करें तो नैतिक शक्ति और मृदु पावर के माध्यम से एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाकर अपने हितों की पूर्ति कर लेता है, जैसे चाइना जो है पाकिस्तान पर। नैतिक शक्ति के माध्यम से ही यूरोपीय राष्ट्रों ने आपसी एकीकरण के जरिए अपने विकास की गति को अत्यधिक बढ़ा लिया है, तो वहीं चीन ने अनेक राष्ट्रों को अत्यधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका के अनेक छोटे देशों के साथ संबंधों को मधुर मजबूती प्रदान की है। इस बिंदु पर विचार करना जरूरी है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में शक्ति का स्थान शांति एवं सुरक्षा ने ले लिया है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र यह नहीं चाहता कि उसके राष्ट्र की सुरक्षा में कोई संकट उत्पन्न हो, इसलिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा पर आधारित समझौते को पूरा किया जाता है। सामरिक सहयोग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध लंबे समय के लिए होते हैं, अतः सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होता है। शांति और सुरक्षा की अवधारणा भी पहले की तुलना में काफ़ी व्यापक हुई है। अब शांति व सुरक्षा के समक्ष नए मुद्दे उपस्थित हुए हैं, जैसे आतंकवाद,
पर्यावरणीय संकट, साइबर सुरक्षा आदि। वहीं वैश्विक शांति व सुरक्षा के संदर्भ में ये मुद्दे पूर्व की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे कोई राष्ट्र या क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान राष्ट्रों के आपसी सहयोग से ही संभव है। अतः शक्ति, शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का महत्व की, तो वैश्वीकरण एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है, जिसमें एक देश की घटना संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव डालती है और किसी भी क्षेत्र की गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। आज संपूर्ण विश्व के समक्ष नई नई प्रकार की समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरणीय संकट, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा शरणार्थी समस्या इत्यादि। चूँकि राज्यों की सीमाएं अपने देशों तक सीमित हैं, जिसके कारण इन समस्याओं का समुचित समाधान किसी एक राष्ट्र द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं का समाधान संपूर्ण विश्व के द्वारा ही संभव है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का महत्व है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता होगी तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं किया जा सकेगा और संपूर्ण विश्व के नागरिकों में पारस्परिक सौहार्द एवं प्रेम भावना का विकास होगा। वस्तुतः वर्तमान समय में अनेक देश विकास की प्रक्रिया में आगे निकल चुके हैं, तो वहीं अनेक देश बहुत पीछे रह गए हैं। इन देशों में गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। अतः उपयुक्त समस्याओं को इन देशों से दूर करने के लिए विश्व के सभी देशों को एकमत से प्रयास करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के अभाव में परमाणु, रासायनिक व जैविक हथियारों के इस युग में विश्व में भय के वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से ही न्याय और शांति की स्थापना विश्व में हो सकेगी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की सही दृष्टिकोण की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उचित व नैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उचित व नैतिक दृष्टिकोण के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के मध्य विश्वास का सृजन हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य स्थितियों में हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करे। अत्यंत विरले परिस्थितियों में ही किसी देश को अन्य देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाहिए। विवादों का समाधान यथासंभव शांति व रचनात्मक वार्ता के माध्यम से करना चाहिए, अर्थात युद्ध व हिंसक परिस्थितियों को टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति मुखर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी राष्ट्र को अकेले इस बात को नहीं उठाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अन्य देशों का सहयोग लेकर अर्थात सामूहिक रूप से उस राष्ट्र का विरोध किया जाए। एक देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जो फंडिंग दी जाती है उसमें शर्तों का अत्यधिक आरोपण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर अनैतिक है, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता का भी हनन होता है। अतः फंडिंग में पारदर्शिता एवं उस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः विश्व में नागरिकों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने के अलावा परोपकार, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र के नागरिकों का प्रेम स्वयं के राष्ट्र तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व को शांति, सौहार्दपूर्ण एवं उच्च मानवीय मूल्य युक्त विश्व बनाने का प्रयास करे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और ट्रैक 2 कूटनीति को भी महत्व देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व का सर्व समावेशी विकास एवं नागरिकों के मध्य सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं बात करें कि विश्व के समक्ष नई व जटिल प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान साझे सहयोग से ही संभव है। मानवता को नई दिशा देने और राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र का हित मौजूद होगा। इन प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून में पारदर्शिता तथा पर्यावरणीय समस्या का
प्रभावी समाधान खोजकर विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है तथा एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का यह कथन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के महत्व को ही संदर्भित करता है। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रेम पर विजय स्थापित कर लेगी, उस दिन दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण से जुड़े मुद्दे यानी इश्यू ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग की। वर्तमान के जटिल आर्थिक विश्व में कोई भी देश या संस्था अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकती। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता होती है। यह धन घरेलू स्रोत से भी प्राप्त हो सकता है और बाह्य स्रोत से भी। विदेशी या बहुराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त धन अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण की श्रेणी में आता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए हो सकता है और दोनों के ही साथ कई नैतिक मुद्दे जुड़े हैं, विशेष रूप से सशर्त निधि पोषण के साथ। बात करें कि सशर्त निधि पोषण से जुड़ी हुई शर्तें कई बार निधि पोषण को अनैतिक बना देती है। ये शर्तें अत्यधिक उच्च ब्याज दर, निजीकरण को अपनाना या निधियन करने वाले देश से ही खरीदारी की अनिवार्यता के रूप में हो सकती है। कई बार धन प्राप्त करने वाले देश की संप्रभुता का हनन होता है, जैसे पाकिस्तान को सैन्य आधार के रूप में प्रयोग करने से उसकी संप्रभुता का हनन हुआ है। एक अर्थ में भारत ने भी भूटान को सहयोग देकर उसके विदेशी संबंधों को नियंत्रित किया हुआ है। इस तरह के संबंधों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं और इसी को हम नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहते हैं। निधि पोषण में नैतिकता से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे की बात करें तो पहला है नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल्स। आमतौर पर विकसित देशों की अनुसंधान कंपनियां विकासशील देशों की कंपनियों के साथ साझेदारी में चिकित्सा अनुसंधान करती हैं। चूँकि धन का निवेश विकसित देशों की कंपनियां करती हैं, इसलिए विकासशील देशों की कंपनियों पर ज़्यादा दबाव होता है। वहीं विकासशील देशों की कंपनियों का प्रमुख काम उन व्यक्तियों को तैयार करना है जिन पर प्रयोग करना है। इससे जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं नैतिक मुद्दे। पहला, व्यक्ति को प्रायः यह सूचना नहीं दी जाती है कि अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, ट्रायल उस पर कर दिया जाता है। चिकित्सा से संबंधित मान लीजिए किसी दवा का ट्रायल करना है, तो कई बार क्या होता है कि चिकित्सक के वो बिना व्यक्ति को बताए उस पर क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसमें सहमति लेने के लिए कागजात उस भाषा में होते हैं जिसे वे समझते ही नहीं। आधी अधूरी तथा गलत सूचनाएं देकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। तीसरा, अनुसंधान के दौरान प्रतिभागियों अर्थात मरीजों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि शोधकर्ता सभी प्रतिक्रियाओं को जानना चाहते हैं, किंतु अनुसंधान पूरा होने के बाद कंपनियां उन व्यक्तियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, चाहे उनके अनुसंधान के कारण उस व्यक्ति के शरीर को अस्थायी क्षति हुई हो या निरंतर ऐसे नए नए लक्षण उभर रहे हों जो बेचैनी पैदा करते हों। कांट की भाषा में कहें तो कुछ व्यक्तियों का कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए साधन बन जाने का संकट है। अब समाधान क्या है? एक स्पष्ट आचार संहिता होनी चाहिए, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। सहमति मरीज की भाषा में ली जाए और अनुसंधान के बाद भी चिकित्सा सुविधाएं की गारंटी हो। इसके साथ ही अनुसंधान के बाद प्रतिभागियों अर्थात मरीजों को बड़ी आर्थिक मदद मिले और न्यूनतम राशि का प्रावधान कानून बनाकर होना चाहिए। वहीं सारे संभावित खतरे पहले से बताए जाएं और एक नियामक निकाय का गठन किया जाए। बात करते हैं हथियारों के लिए फंडिंग यानी फंडिंग फॉर आर्म्स। एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को हथियार देना या उसके लिए मदद देना यह उद्देश्य के आधार पर नैतिक है या अनैतिक हो सकता है। एक सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा किसी दूसरे देश के आतंकवादी संगठनों या राष्ट्र विरोधी संगठनों को हथियार मुहैया कराना यह सीधे तौर पर अनैतिक है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के नाम पर या सिर्फ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए दूसरे देश के मनुष्यों को वस्तु की तरह समझना उचित नहीं है। वास्तव में हथियारों के लिए की गई फंडिंग का उपयोग फंडिंग प्राप्त होने वाले देश की मदद के लिए नहीं बल्कि निधि प्रदान करने वाले देश के हथियार उद्योग की मदद के लिए किया जाता है। वहीं बात करते हैं मानवाधिकारों के लिए फंडिंग यानी फंडिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। जो संस्थाएं वास्तव में मानवाधिकार के लिए काम करती हैं उनके निधि पोषण को नैतिक मानने में कोई समस्या नहीं है। वहीं जो संस्थाएं किसी दूसरे देश के लिए मुखौटे की तरह काम करती हैं उनके निधि पोषण को किसी दृष्टि से नैतिक नहीं माना जा सकता।
ऐसे निधि पोषण का मूल उद्देश्य लोगों को यह एहसास दिला देना है कि उनका दमन हो रहा है और इस तरह देश तथा सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर देना होता है। वहीं बात करते हैं शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अर्थात स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस। देखिए, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण जो है 3 प्रकार से हम इसको देखेंगे। पहला परिचय, दूसरा उपाय और इसके लाभ क्या हैं। देखिए, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण एक बारगी यह आश्चर्य पैदा कर सकता है, क्योंकि शासन व प्रशासन तथ्यों के आधार पर कार्य करता है। इन परिस्थितियों में निर्णय तार्किकता आंकड़ों के आधार पर लेने पड़ते हैं, न कि नैतिकता के आधार पर। अगर नियम, विनियम और विधि के आधार पर निर्णय न लिए जाएं, तो इसके लोक सेवक के निर्णय पर सवाल भी उठ सकता है, किंतु समय के साथ इस अवधारणा में परिवर्तन आया है। अब शासन का स्वरूप पुलिस राज्य तक ही सीमित न रहकर व्यापक हो गया है, जिससे में सामाजिक न्याय, नागरिकों का सशक्तिकरण, नागरिक केंद्रित प्रशासन इत्यादि प्रमुख है। वहीं कुल मिलाकर वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति मौजूद है। कल्याणकारी राज्य के प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अपरिहार्य हो जाता है, जिसे हम उपयुक्त केस स्टडी के संदर्भ में सरलतापूर्वक समझने का प्रयास कर सकते हैं। शहर के किसी अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सड़क किनारे अर्थात फुटपाथ पर पटरी दुकानदारों की मौजूदगी होने के कारण लोगों को आवागमन तथा सुचारू परिवहन व्यवस्था में बाधा पहुंचती है। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र से इन दुकानों को हटाया जाए। इन परिस्थितियों में प्रशासन के समक्ष अनेक विकल्प मौजूद होते हैं, जैसे कानून या पुलिस के बल पर इन दुकानों को बलपूर्वक यहाँ से हटा देना। दूसरा, इन दुकानों के व्यक्तियों से वार्तालाप करके उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर देना। उपयुक्त प्रकरण में अगर प्रशासन पहले विकल्प को चुनता है, तो इससे नागरिकों में हिंसा का भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शासन के इस कृत्य से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। वहीं अगर दूसरे विकल्प को चुना जाएगा, तो यह शासन में उच्च मूल्यों की सुदृढ़ता को बतलाता है। अन्यत्र स्थान पर इनको सुगमतापूर्वक स्थानांतरित करके इनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी। यह शासन व्यवस्था में समानुभूति, करुणा, दया जैसे मूल्यों को बतलाता है। शासन व्यवस्था में समानुभूति एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोस्थितियों को सटीक समझ पाता है, और शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ता से सामाजिक न्याय के साथ ही लोकतांत्रिक शासन को मजबूती प्रदान करते हैं। वहीं बात करते हैं शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से तात्पर्य शासन में उच्च नैतिक मूल्यों जैसे जवाबदेहिता, पारदर्शिता, समानुभूति, करुणा, सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के साथ ही शासन में नैतिकता की उपस्थिति से है। शासन में नैतिक मूल्य तथा नैतिकता नैतिक शासन की दिशा में अग्रसर होती है। ठीक है, यानी नैतिक मूल्यों के कारण ही जो है शासन जो है वो क्या होती है, नैतिक दिशा की तरफ अग्रसर होती है, नैतिक शासन की तरफ अग्रसर होती है। एक अच्छे शासन के अनेक मापदंड होते हैं, यथा सरकारी प्रभावशीलता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, विधि का शासन, सरकार तक नागरिकों की पहुंच इत्यादि। इन मापदंडों के कुशल अनुपालन के लिए लोक प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य अति आवश्यक हैं। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद सदाचार को स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार मानते हैं, तो वहीं सुकरात सद्गुणों के विकास पर बल देते हैं और सद्गुण व सदाचार का संबंध नैतिकता से है। इसके अलावा अरस्तु ने दार्शनिक राजा की बात की है, जिसमें राजा को विवेकशील प्रशासक बताया गया है। स्पष्ट है कि शासन की बागडोर उसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है जो नैतिक मूल्यों से सुदृढ़ हो। शासन व्यवस्था में नीतिक परक और नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ता के उपाय क्या है, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा चयनित अधिकारियों दोनों में ही नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। यह सुदृढ़ीकरण निर्वाचन या चयन की प्रक्रिया के दौरान, निर्वाचन या चयन के बाद प्रशिक्षण द्वारा या सेवा काल यानी इन सर्विस में किया जा सकता है। जैसे लबासना में आपको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। निर्वाचन चयन की प्रक्रिया के दौरान क्या है, यानी ड्यूरिंग द इलेक्शन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, चुनाव सुधार, जिसमें अगर किसी भी विधायक या सांसद के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो उसकी सुनवाई विशेष न्यायालयों में होनी चाहिए।
और निश्चित समय सीमा में निर्णय की बाध्यता होनी चाहिए। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। जो राजनेता या प्रतिनिधि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए नियम अधिक कठोर होने चाहिए। जैसे कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में अपराधी सिद्ध होता है तो आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वहीं अधिकारियों की चयन परीक्षा में उम्मीदवार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे नैतिकता के प्रति उसका रुझान जांचा जा सके। जैसे सेनाओं में मनोविज्ञान की व्यापक परीक्षा की जा सकती है। वहीं बात करें प्रशिक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों के लिए, तो फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो अधिकांशतः प्रतिनिधि ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिन्हें शासकीय ढांचों तथा नैतिक शासन से संबंधित जानकारी नहीं होती। इसके साथ ही अनेक प्रतिनिधियों को संविधान तथा महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी भी नहीं होती। स्वयं सदनों अर्थात विधायिका के सदन को नियम बनाकर जनप्रतिनिधियों को बाध्य करना चाहिए कि वे एक अनिवार्य प्रशिक्षण में शामिल हो, जिससे नियम पहलुओं पर जानकारियाँ दी जा सके। संविधान के मूल आधार प्रतिनिधियों के अधिकार तथा कर्तव्य बताया जाए। साथ ही में देश भर में शासन और प्रशासन का पूरा ढांचा और उसकी उनकी भूमिका दर्शाई जाए। देश के भीतर व अन्य देशों में जिन प्रतिनिधियों ने कोई महत्वपूर्ण नवाचार किया हो या विशिष्ट योगदान दिया हो, ऐसा मामला अध्ययन अर्थात केस स्टडीज़ करना होगा। इस केस स्टडी करना, नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना और साथ ही में उन कानूनों तथा संस्थाओं की जानकारी प्रदान करना जो उनके अनैतिक आचरण की जांच तथा दंड के लिए जिम्मेदार हैं, तथा कुछ ऐसी केस स्टडी बताना जिसमें किसी प्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हुई या दंड मिला हो। ठीक है, डराना धमकाना भी एक तरीके से। प्रशिक्षण के दौरान सिविल सेवकों के लिए क्या होना चाहिए, यानी फॉर सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ग्रामीण समाज और सामाजिक समस्याओं का सीधा अनुभव देने के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण यानी फील्ड ट्रेनिंग जिसे दी जाती है आपको लवासना में, और वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। सेवा के दौरान सिविल सेवकों के लिए तो पहला है आचरण संहिता व नैतिक संहिता स्पष्ट हो और ऐसी हो कि उनके अनुसार आचरण करना संभव हो। कानून व्यवस्था में भी उसके अनुरूप प्रावधान होने चाहिए। साथ ही में कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करना। इसके साथ साथ में सरकार किसी विशेषज्ञ समिति से इस विषय पर अनुसंधान करवा सकती है कि कौन कौन से विभागों में तथा उसके भी कौन से अनुभागों में भ्रष्टाचार या नैतिक मानदंडों के उल्लंघन की संभावनाएं ज़्यादा है। इस आधार पर प्रत्येक विभाग या अनुभाग के लिए खतरे का स्तर चिन्हित किया जाए तथा उसी अनुपात में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं लागू की जाएं। जिस विभाग में नैतिक खतरे ज़्यादा हैं उसके लिए विशिष्ट आचरण संहिताएं और विशेष नियम और विनियम और निर्णय की प्रक्रिया में अधिक व्यक्तियों की भागीदारी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में पूर्व सक्रिय सतर्कता अर्थात प्रोएक्टिव विजिलेंस की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार हो जाने के बाद सतर्क होने की बजाय सतर्कता ऐसी होनी चाहिए कि उससे होने से पहले रोक दे। इसके लिए निम्नलिखित तरीके प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पहला, विभिन्न अधिकारियों की सत्यनिष्ठता का वार्षिक मापन हो जिसके लिए वस्तुनिष्ठ तरीके होने चाहिए। साथ ही में सत्यनिष्ठता के पिछले विभिन्न वर्षों के अंकन या स्कोर के आधार पर अधिकारियों को 3 वर्गों में बांटा जाए और यह वर्गीकरण गोपनीय रहे। पहला, अति उच्च सत्यनिष्ठता अर्थात एब्सोल्यूट और हाई इंटीग्रिटी। दूसरा, साधारण सत्यनिष्ठता अर्थात ऑर्डिनरी इंटीग्रिटी। तीसरा, संदिग्ध सत्यनिष्ठता अर्थात डाउटफुल इंटीग्रिटी। इन आधारों पर विभिन्न विभागों में अनैतिक आचरण की संभावनाएं देखते हुए अधिकारियों की नियुक्तियां होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर निरपेक्ष सत्यनिष्ठता के किसी अधिकारी को ऊर्जा, कोयला या दूरसंचार मंत्रालय का सचिव बना दिया जाए तो संभावना बनती है कि वह कई हजार करोड़ रुपए संभावित भ्रष्टाचार को रोक देगा। इसके अलावा संदिग्ध सत्यनिष्ठता के अधिकारियों की सूची भ्रष्टाचार निवारक संस्थाओं अर्थात CBI या फिर IB जैसे संगठनों को भी दी जानी चाहिए और उनकी कार्रवाइयों पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं किंतु इन संदिग्ध अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं, उन्हें संभावित मध्यस्थता अर्थात या दलाल मानकर उनकी भी निरंतर निगरानी होनी चाहिए। सतर्कता आयुक्त की सहमति अर्थात वस्तुनिष्ठ आधारों पर के बिना किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। सतर्कता आयुक्त की सहमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति हो सके ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सिविल सोसाइटी की सक्रिय
सिविल सोसाइटी शासकीय अधिकारियों की निगरानी कर सकती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो भ्रष्टाचार के अवसर स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। वहीं अगला है सत्यनिष्ठ समझौते अर्थात इंटीग्रिटी पैक्ट। इसका अर्थ है कि सरकार जिन भी कंपनियों को किसी भी परियोजनाओं के लिए ठेका देगी उसके साथ एक समझौता करेगी जिसमें लिखा होगा कि वह कंपनी पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का अवैध लेन देन नहीं करेगी, और यदि साबित होता है कि उसने ऐसा किया है तो उसे न सिर्फ उस ठेके से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि उसे कई अन्य नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। यह समझौता निविदा भरने वाली सभी कंपनियों के साथ किया जाता है, जिसका सामान्य परिणाम यह है कि सभी कंपनियां तय कर लेती हैं कि वे अवैध लेन देन नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास कोई अनुचित मार्ग बचता ही नहीं। अभी यह प्रयोग शुरुआती स्तर पर है, भविष्य में इसके बड़े लाभ देखे जा सकते हैं। अगला है शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण के लाभ क्या हैं। देखिए, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के निम्नलिखित लाभ है। पहला, वर्तमान शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इस भ्रष्टाचार की जड़ें शासन में गहराई तक व्याप्त है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण शासन में नैतिक मूल्यों की अनुपस्थिति है। अब भ्रष्टाचार निरोध के लिए बनाए गए विभिन्न नियम व कानून प्रभावी नहीं हो पाए हैं। अतः प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्यों की उपस्थिति ही भ्रष्टाचार को कम या समाप्त कर सकती है। इसी कारण कन्फ्यूशियस सदाचार उत्तम चरित्र को ही अच्छे शासन की बुनियाद मानते हैं। वही 1991 में उदारीकरण निजीकरण की नीति अपनाने के पश्चात भारत में विकास की दर तेज होने के साथ ही असमानता की खाई भी बढ़ती गई है, जिसे वितरण मूलक न्याय सुनिश्चित करना प्रशासन के समक्ष एक जटिल एवं प्रमुख समस्या है। वहीं बात करें कि वितरण मूलक न्याय के लिए प्रशासन में उचित दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है, जिसके लिए अधिकारियों में नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ता आवश्यक है। कहा जाता है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही व्यक्ति का सरकार के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नागरिक सरकार पर निर्भर रहते हैं। अगर शासन में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता जैसे मूल्यों का सुदृढ़ता होगी तो नागरिक शासन के ज़्यादा करीब होंगे। फलतः नागरिकों का शासन के प्रति भरोसा बढ़ेगा। वहीं शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ता न होने के कारण प्रशासन नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन की दिशा में बेहतरी के लिए कार्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त वह जन आकांक्षाओं को भी प्रभावी रूप में नहीं समझ पाता। फलतः नागरिक एवं प्रशासन के मध्य दूरियां बढ़ने लगती हैं, परंतु नैतिक मूल्यों की सुदृढ़ता से प्रशासन जनता की संवेदनाओं को अच्छी तरह समझता है। परिणाम स्वरूप नीतियों का कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पाता है। समग्र रूप से कहे तो नैतिक मूल्यों का शासन सुदृढ़ीकरण कुशल एवं प्रभावी शासन संचालन में सहायक है। यह सुदृढ़ीकरण अधिकारियों में उत्तरदायित्व एवं शासन में खुलापन पारदर्शिता को बढ़ाने का कार्य करता है। फलतः नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य परस्पर संबंध विकसित होता है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे। इसको हम अगले वीडियो के सेशन में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।